हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हमें सेकंड चैप्टर पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हमें दो सेक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि ब्रिटिश टाइम के अंदर कैसा था वो मैं आपको क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इंडिपेंडेंट के बाद हमने किस तरीके से इसको डेवलप किया इन दोनों सेक्टर्स को, उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी 1952 1990 तक, इसके अंदर दो सेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक एग्रीकल्चर, दूसरा आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, और मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि ब्रिटिश टाइम पर किस तरीके क्या था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कुछ इस तरीके का था। सबसे पहले जो लैंड टेन्योर सिस्टम था हमारा, वो करेक्टराइज होता था किसके साथ? इंटरमीडिएट्स के साथ, मतलब जमींदार क्या करते थे, उसको कंट्रोल करते थे। दूसरा, हमारे देश की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा कम थी, तो दूसरा लो प्रोडक्टिविटी। तीसरा, हमारे यहाँ पे जो लार्जेस्ट वर्कफोर्स थी वो एग्रीकल्चर में ही क्या थी? एंगेज थी। ये था ब्रिटिश टाइम पे। और अब हमने इसको डेवलप करने के लिए क्या किया, तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स थे। देखो, मेजरमेंट्स टू प्रमोट ग्रोथ। तो सबसे पहला मेजरमेंट जो था हमारा वो था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ कि रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। तो अब इसमें क्या करा गया लैंड रिफॉर्म में कि जो लैंड होल्डिंग, मतलब एक तरीके से ओनरशिप जो होती है किसी की, उसको क्या करा गया? चेंज किया गया। आपको पता, पहले ब्रिटिश टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जो जमीनें थी वो आपके जमींदारों के नाम थी या उनके किसी परिवार वाले के नाम थी। लेकिन अब क्या करा गया? उस लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को चेंज कर दिया गया। ओके, फिर दूसरा, नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि हम अपने पूरे सोसाइटी के अंदर या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इक्विटी ला सके। ठीक, और इक्विटी क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट में। उसके बाद इसके अंदर क्या करा गया लैंड रिफॉर्म में? तीसरा काम, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तीसरा, जिसमें जमींदार इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब जो जमींदार थे, ठीक, उन लोगों का जो लैंड होल्डिंग राइट्स थे वो सब उनसे ले लिए गए थे गवर्नमेंट ने। उसके बाद फोर्थ पॉइंट करा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में क्या किया गया था? रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड एंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय द एन इंडिविजुअल। इसमें क्या करा गया? लैंड सीलिंग में एक फिक्स कर दिया गया कि इतनी ही जमीन एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। उसके बाद, लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म हुआ ये सिर्फ हमारे दो ही स्टेट्स में क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। पहला केरला, दूसरा वेस्ट बंगाल। ओके, बाकी किसी भी स्टेट में हमारा ये लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहला मेजरमेंट था ये लैंड रिफॉर्म। दूसरा मेजरमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने करा वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू large increase in the production of food grains due to use of high yield seeds variety। यहाँ पे ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में आपको पहले ही पता होगा, HYV सीड्स आपने सुने होंगे। तो उन्हीं सीड्स का यूज कर ठीक है क्या करा गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। और यही मेन रीजन थे, HYV सीड्स ही मेन रीजन था ग्रीन रेवोल्यूशन आने का। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हमने, मतलब क्या बेनिफिट मिला हमें? तो बेनिफिट, अटेनिंग फॉर मार्केटेबल सरप्लस। देन दूसरा, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। तीसरा, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स। ये तीन बड़े बेनिफिट्स हमें मिले। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स तो थे ही, लेकिन साथ में कुछ खतरा भी था इसके अंदर, कोई रिस्क भी इन्वॉल्व था। तो पहला रिस्क क्या था? पेस्ट अटैक, मतलब कीड़े उड़े जो होते हैं वो लग जाते थे फसल को इसमें ज्यादा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होता था। ठीक है, क्योंकि केमिकल काफी ज्यादा यूज होता था इस फसल में, जिस वजह से कई बार क्या होता था उस केमिकल के कारण भी पेस्टिसाइड्स हो जाते थे। उसके बाद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ इनइक्वालिटी। और इसकी एक सबसे बड़ा रिस्क ये था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती थी इनकम की, मतलब अमीर और गरीब का जो गहरा मतलब खाई थी वो और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। और ऐसा ही हुआ था कि अमीर और अमीर होते चले गए थे इसके आने से, और गरीब और गरीब। जैसे कि आप नॉर्मल फार्मर्स देखो तो बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे और बिग फार्मर्स और बड़े हो गए थे। ठीक, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया गया। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्टर अपना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं क्या है। इंडिया कैन प्रोग्रेस, इंडिया तभी प्रोग्रेस कर सकता था ओनली इफ इट हैज अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडिया सिर्फ तभी अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर सकता था जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट,
विच इज मोर स्टेबल देन एग्रीकल्चर। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, इस रीजन से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। और इसके साथ साथ एक चीज और बेनिफिट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है, प्लस ओवरऑल प्रोस्पेरिटी मींस पूरे के पूरे देश के हर सेक्टर को क्या करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है, मींस आगे ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, इंडस्ट्रियल सेक्टर आने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सर्विस सेक्टर की तो वैसे अच्छी हो गई, ठीक। और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ तो होगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को नीड होगी तो एग्रीकल्चर भी ज्यादा से ज्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी करता है पूरे कंट्री के लिए। ओके, देन ड्यू टू दिस रीजन, इन्हीं रीजंस के कारण 5 years प्लान स्ट्रेस अ लॉट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी रीजन से हमारे 5 year प्लान ने क्या करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दिया, मीन ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसका रोल क्या था। तो हमारी गवर्नमेंट का रोल क्या था कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर। देखो पहले पॉइंट क्या कहना चाहता है, जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वो प्राइवेट सेक्टर का ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वेंचर्स खोल सके, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को खोल सके प्राइवेट अपने ही दम पर, ऐसा नहीं था। इस वजह से क्या करा, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उसकी मदद करी, ठीक है। तो इसी पॉइंट के अंदर यही बात कही जा रही है कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ठीक, विद द प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। दूसरा ये था कि हमारा देश एक बहुत ज्यादा गरीब था, जैसे कि आपको पता ही है, और यहाँ पे ना इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी कि इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव मिल सके। इंसेंटिव मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, मार्केट सरप्लस कर सके इंडस्ट्री, ऐसी मार्केट नहीं थी उनके पास। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, वो इंसेंटिव तैयार करे, मतलब वो मार्केट तैयार करके दी उनको, ठीक है, ताकि जो प्राइवेट लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। ओके, तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट थी हमारी वो सोशल वेलफेयर करना चाहती थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1956 के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, देखो एक कंप्रेहेंसिव पैकेज था ये, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज का एक पूरा पैकेज था ये, विच इज कवर वेरियस इश्यूज। ये वो सारे इश्यूज को कवर कर रही थी ये पॉलिसी, ठीक है, विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। मतलब जो इश्यूज हमारे कंट्री की डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, उन सभी इश्यूज को लेकर इस पॉलिसी ने क्या करे, उनको मान लो उन सभी इश्यूज को कवर करा और उनपे जो भी मतलब हो सकता था वो करने की कोशिश करी, स्टेप लेने की कोशिश करी। देन इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या करा गया कि हमारे देश की जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज थी उनको शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज कर दिया गया, मतलब उनको शेड्यूल्स में बांट दिया गया। पहला शेड्यूल ए, जिसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी और जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या करी जा रही थी, चलाई जा रही थी। शेड्यूल बी, जिसमें 12 इंडस्ट्रीज थी एंड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें क्या था, इन 12 इंडस्ट्रीज में कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो था वो मदद कर रहा था स्टेट की इन इंडस्ट्रीज को चलाने में। ओके, उसके बाद शेड्यूल सी, इसमें वो सारे रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को रखा गया, ठीक है, जिनको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को क्या करना था, कंट्रोल करना था। उसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक और स्टेप जो लिया हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, या फिर मान लो एक्सपेंशन ऑफ एक्सेप्टिंग वंस, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इन तीनों में से अगर कोई भी काम इंडस्ट्रियलाइजेशन में करना था किसी भी प्राइवेट सेक्टर को या किसी को भी, उसके लिए क्या करना पड़ता था, सबसे पहले गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी। ओके, देन उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या करा हमारी गवर्नमेंट ने, थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया, जिसमें क्या करा, देखो आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए क्या करा गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म। और बिग फार्म से बचाने के लिए इनके कुछ रूल्स के अंदर रखा गया, जैसे कि जो प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग कर दिया गया था वो प्रोडक्ट कोई बड़ा फार्म नहीं बना सकता था मार्केट के अंदर, ठीक है। इस तरीके से क्या करा गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था। और दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आज के समय पे पॉलिसीज के अकॉर्डिंग 5 करोड़ तक अमाउंट अपने उसमें इंडस्ट्रीज में खर्च कर सकती है। देन उसके बाद हमारी
जो फोर्थ स्टेप लिया गया वो लिया गया ट्रेड पॉलिसी। एक और अनदर स्टेप लिया गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए। तो इस ट्रेड पॉलिसी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें क्या करा गया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो हम इंपोर्ट्स करते थे जो भी प्रोडक्ट बाहर से, उन सभी को हमने रिप्लेस कर दिया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ। मीन हमने वो सारे प्रोडक्ट अपने देश में बनाने शुरू कर दिए जो हम कभी बाहर से मंगाया करते थे। ओके, देन इसका बेसिक एम ये था, इस अगर मैं इस ट्रेड पॉलिसी की मैं बात करूं तो इसका बेसिक एम ये था कि ये इंडिया जो था वो अपनी देश की डोमेस्टिक जो कंपनीज थी उनको फॉरेनर कंपनी के कंपटीशन से बचाना चाहता था। ये बेसिक एम था इस पॉलिसी का। ओके, तो इतना ही था इंडस्ट्रियल और सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको, ठीक है, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और जितने भी यहाँ पे ये नोट्स आपके आए इन सबको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, नोटबुक में अपनी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।